दिल्ली से, जहां पर योजनाओं को लेकर सियासत चल रही है। अरविंद केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के बाद अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम आज से शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर से इस योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। अपने पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे केजरीवाल ने मंदिर के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। आतिशी ने करोल बाग के संत सुजान सिंह गुरुद्वारे में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। दरअसल कल सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत वादा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मंजी के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 हजार रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से ही दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी केजरीवाल पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस मुद्दे पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने भूल भुलैया फिल्म के किरदार के रूप में केजरीवाल को दिखाते हुए चुनावी हिंदू बताया, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के राज्यों में इस योजना को लागू करने की चुनौती दे डाली। हम पुजारियों को और ग्रंथियों को एक सम्मान देना चाहते हैं, एक सम्मान राशि देना चाहते हैं, तो आप हमें गाली क्यों निकाल रहे हैं? आप हमें उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगी कि पुजारियों के मुद्दे पर, ग्रंथियों के मुद्दे पर इतने सम्मान योग जो लोग हैं उन पर राजनीति ना की जाए। जितनी भी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आज भी सरकार इनकी है ना, इनको आज लागू क्यों नहीं करते? क्या करना है? एक मीटिंग ही तो बुलानी है। अगर इनको काम करना होता तो ये 12 साल में करके दिखाते, जितनी घोषणाएं ये कर रहे हैं। जो फॉर्म भरवाना है वो झांसा देना है, धोखा देना है, वो अब भी चल रहा है, वो अब भी चल रहा है। कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। ये कह रहे हैं ना कि हम पैसा देंगे ग्रंथियों को पैसा देने के लिए इनको साइन करना पड़ेगा। 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए फाइल पे साइन करना पड़ेगा। जैसे ही साइन करेंगे जेल चले जाएंगे, तो या तो जेल चले जाएं और एक स्कीम को साइन कर दें, या बताएं मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका कौन हो। यही नहीं, केजरीवाल की इन योजनाओं को लेकर पुजारी भी आमने सामने आ गए हैं। पुजारियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अरविंद केजरीवाल के मंदिर पहुंचने पर बीजेपी पुजारी प्रकोष्ठ के लोगों ने विरोध किया है। वहीं योजना के समर्थन में भी कई पुजारी खड़े रहे। केजरीवाल की इस नई योजना को लेकर पुजारियों और ग्रंथियों में अलग अलग राय है। योजना का समर्थन तो लगभग सभी कर रहे हैं, लेकिन इसके लागू होने को लेकर ज्यादातर पुजारी में संयम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल के आखिरी दिन महाकुंभ तैयारियों को परखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं मुख्य स्नान पर्व पर कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। संतों के स्वागत और श्रद्धालुओं के अभिनंदन करने को लेकर के सरकार और मेला प्राधिकरण की तरफ से पुष्प वर्षा की जाएगी। महाकुंभ के दुर्लभ संयोग का साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया भर से श्रद्धालु आने के लिए तैयार हैं। लिहाजा सरकार भी फुल प्रूफ इंतजाम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का काउंटडाउन, तैयारी पूरी।
सड़क और फ्लाईओवर का बिछा जाल। मुख्य स्नान पर नहीं होगा वीवीआईपी प्रोटोकॉल। एक 144 साल के बाद महाकुंभ का शुभ मुहूर्त। संगम की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार किस तरह से भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन की तैयारी कर रही है। साल के आखिरी दिन खुद सीएम योगी ने तैयारियों को परखा और ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मेला प्राधिकरण सभागार में समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि मेरा दायित्व है कि आपको महाकुंभ की तैयारियों से अवगत कराऊं। प्रयागराज शहर का कायाकल्प करने का काम लगभग पूरा हो गया है। शहर में 200 सड़कों का निर्माण हो चुका है। 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन बनाने का काम भी पूरा हो गया है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। रेलवे स्टेशन और बाहर होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। स्टेशन और उसके बाहर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस चिन्हित करते हुए उन्हें सक्रिय कर दिया गया है। पहली बार महाकुंभ में 22 से बढ़कर 30 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट तैयार किया जा रहा है। ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं को पीने का साफ पानी मिल सके, इसके लिए 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन बिछाई गई है। मेले में अब तक 7000 से अधिक संस्थाएं आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंट की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने की। यूपी और पूरा देश सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपने आंखों से देखना चाहता है। 144 साल के बाद महाकुंभ का ये मुहूर्त आ रहा है। इस महासमागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहती है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन पहला स्नान पर्व संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को पहला शाही स्नान यानी अमृत स्नान होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व होगा। मौनी अमावस्या में 6 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन होगा। मुख्यमंत्री ने बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण और निरीक्षण किया। साथ ही एरावत घाट और संगम जोन पर बनाए गए स्नान घाट का भी निरीक्षण किया और गंगा में बोटिंग करते हुए महाकुंभ की तैयारियां परखी। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। दिव्य संकल्पना को सुन करके मन बड़ा अभिभूत है
कि कम से कम अब केवल महाकुंभ वीआईपी रहेगा, कोई वीआईपी व्यक्ति नहीं रहेगा। यही तो है एक योग्य मुख्यमंत्री की संकल्पना। मुख्यमंत्री जी की ये भाव को देख के लगता है निश्चित रूप से ये कुंभ दिव्य भी है, भव्य भी है। अब यहाँ भगवान माँ गंगा वीआईपी रहेंगे, श्रद्धालु वीआईपी रहेगा, कलवासी वीआईपी रहेगा, संत महात्मा वीआईपी रहेंगे। सुन करके लगता है कहीं न कहीं से मेरे देश में रामराज की संकल्पना होने लगी है। और अब व्यवस्था को लेकर के अपने हमें लगता है जो व्यवस्थाएं तेजी से हो रही है सब लगभग पूरी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं करें व्यवस्थाएं पूरी हो गई है, हम भी आश्वस्त है कि पूरी हो गई होगी। यदि कहीं कुछ बाकी होगी तो आज के बाद सब लोग उसे रात दिन करके पूरी कर लेंगे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हो रहे महाआयोजन के लिए सरकार से लेकर तमाम एजेंसियां और संस्थाएं दिन रात एक कर चुकी हैं। बहरहाल प्रयागराज की धरती महाकुंभ की आतिथ्य सेवा के लिए तैयार है और देश दुनिया के श्रद्धालु भी संगम में डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज के दौरे में करीब 4 घंटे तक शहर में रहे और इस दौरान उन्होंने न केवल तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया बल्कि समीक्षा भी की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई है शहरवासियों से भी कि ये महाकुंभ 2019 के तर्ज पर ही एक बार फिर से हर मानक पर खरा उतरेगा और ये स्वच्छता के साथ ही साथ ये आतिथ्य सेवा का भी, आतिथ्य सत्कार के लिए भी प्रयागवासियों के लिए एक मौका है और इसमें सब बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और अब बात संभल की, जहां पर संभल में सियासी घमासान जारी है और इस बार संभल की जामा मस्जिद के पास में बनाई जा रही चौकी पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं ओवैसी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ये चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। एसपी सांसद बर्क से भी संभल हिंसा और बिजली चोरी के मामले में पुलिस पूछताछ कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। संभल का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल हिंसा के बाद सियासी वार पलटवार चरम पर है। इस बार मामला संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का है। पुलिस चौकी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 10 से 12 फीट तक पुलिस चौकी की दीवारें बन गई हैं और पिलर खड़े हो रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस चौकी बन रही है। संभल में हुई हिंसा के बाद यहाँ पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का विरोध कर रही है, जिस पर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी को यह भी बुरा लग रहा है कि क्यों अपराधियों पर, दंगाइयों पर नियंत्रण के लिए पुलिस चौकी का स्थापना हो रही है। अब हिंदू वहां पूजा कर रहे हैं, जो तमाम मंदिर निकल रहे हैं, उसका भी विरोध वहां स्थानीय समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। तो ये विरोध की जो राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है उससे स्पष्ट है कि उनका डीएनए अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के समर्थक होने का है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के बाहर बन रही पुलिस चौकी पर बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर दावा किया कि जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। वहीं संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बर्क से पूछताछ हो सकती है। बर्क पर लोगों को भड़काने का आरोप है। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी को लेकर भी एफआईआर दर्ज है। संभल में मिली ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई भी जारी है। यहाँ पर खुदाई के दौरान प्राचीन घड़ा भी मिला है। हालांकि खुदाई के दौरान स्ट्रक्चर को मामूली क्षति हुई। एएसआई की टीम भी मौके पर मौजूद रही। संभल पिछले 1-1.5 महीने से सियासत का हॉट स्पॉट बना हुआ है। ऐसे में अब संभल हिंसा के बाद यहाँ बनाई जा रही पुलिस चौकी को लेकर भी सियासी पारा हाई है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। चंद घंटों का और इंतजार, उसके बाद होगा नए साल का आगाज।
तो जश्न में पूरा हिंदुस्तान डूबेगा। और आखिरकार क्या है आपका न्यू ईयर का प्लान? क्योंकि 2024 को अलविदा बोल करके अब 2025 का स्वागत करने के लिए देश भर के लोग तैयार हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ है तो कोई अपने दोस्तों के साथ 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। तो 2024 को विदा कर लोग 2025 के स्वागत के लिए तैयार हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नए साल के स्वागत की धूम देखने को मिल रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही खूबसूरत हैं। सबसे पहले आपको देश के अलग अलग मंदिरों से सामने आई तस्वीरें दिखाते हैं। आज साल का आखिरी दिन है। साल के आखिरी दिन मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी है। देश के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की अंतिम भस्म आरती धूमधाम से संपन्न हुई। बाबा महाकाल सुबह 4 बजे जागे। उन्हें गर्म जल पंचामृत अभिषेक के बाद विशेष श्रृंगार से सजाया गया। महानिर्वाणी अखाड़े ने भस्म रमाई। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का ऐसा श्रृंगार देख सभी अभिभूत हो गए। श्रद्धालुओं ने इस दौरान जय श्री महाकाल का उद्घोष भी किया। अयोध्या, काशी, मथुरा, वैष्णो देवी, दिल्ली, मदुरै समेत देश भर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोगों ने सुबह सुबह साल खत्म होने से पहले भगवान का धन्यवाद किया और आने वाले साल में सब अच्छा हो इसके लिए प्रार्थना की। लेकिन शाम होते होते लोगों का उत्साह और बढ़ चुका है और लोग चंद घंटों में 2025 के स्वागत के लिए अपने अपने तरीकों से तैयार हो चुके हैं। किसी ने रात में पार्टी करने के लिए घर में साज सजावट करी है तो तमाम रेस्टोरेंट, बार और क्लब में भी नए साल को लेकर तैयारियां पूरी हैं। नया साल आ रहा है तो ज़्यादा उत्सुकता है कि चलो थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा, साथ में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी और भी थोड़ा सा जो सपने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे शायद इस साल में। वही कि जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं तो हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ को लेके कि हम बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए एक बेटर लाइफ दे सकते हैं जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब जो काम करना है आज ही करना है। नए साल से सब कुछ नया ही रहेगा। आने वाले साल को लेके अच्छा साल रहे, जो पिछला था उससे और अच्छा रहे, यही सोचा है। मतलब एंजॉय कर रहे हैं बस डे को, आज साल का लास्ट डे है तो इसलिए। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी नए साल के जश्न में कोई बाधा न पैदा हो इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। इधर भोपाल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक शराब पीकर तेज वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही लड़ाई झगड़ा करने वालों पर भी पुलिस नजर रखेगी। इसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है और खासतौर पर तभी हो पाता है जब असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो। जिन लोगों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, खासतौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे घटनाएं की जा रही हैं या फिर जिनके द्वारा बहुत तेज गति में वाहन चलाया जा रहा है, इस पर पुलिस की नजर रहेगी। क्योंकि खासतौर पर इस अवसर पर कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें युवाओं की जान चली जाती है। इसको लेकर के पुलिस लगातार सतर्क रहेगी, लगातार कार्रवाइयां करती रहेंगी। तो बस अब से चंद घंटे और फिर 2025 की शुरुआत होने वाली है और 2025 के स्वागत को लेकर लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत समेत दुनिया भर में कई देश अभी भी नए साल के इंतजार में है, लेकिन न्यूजीलैंड में रात के 12 बजते नए साल का जश्न शुरू हो गया। न्यूजीलैंड से हर साल सबसे पहले तस्वीरें दुनिया को दिखाई देती हैं। इस बार भी न्यूजीलैंड के लोगों ने नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया। देखिए। काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी होते ही नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया।
तस्वीरें न्यूजीलैंड से आई हैं। यहाँ के ऑकलैंड शहर में हर बार की तरह दुनिया के नए साल का पहला जश्न देखने को मिला। ये नए साल को सेलिब्रेट करने वाला दुनिया का पहला शहर है। इस दौरान ऑकलैंड के सबसे फेमस स्काई टावर को जगमगाती लाइटों से सजाया गया, जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। ऑकलैंड में स्काई टावर से जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी की गई, जो कुछ देर तक चलती रही। इसके लिए काफी महीनों से तैयारी की जाती है। नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड दुनिया के सबसे पूर्वी भाग में मौजूद एक प्रमुख शहर है। दरअसल नया दिन दुनिया के पूर्वी हिस्से से शुरू होता है, इसलिए दिन की शुरुआत यहीं पर पहले होती है। भारत से करीब 7.5 घंटे पहले नए साल के जश्न को सेलिब्रेट किया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मौजूद स्काई टावर शहर के सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। ये टावर 328 मीटर ऊंचा है। आतिशबाजी की वजह से पूरा आसमान रोशन हो गया। हजारों की संख्या में लोग नए साल के सेलिब्रेशन को देखने के लिए स्काई टावर के आसपास मौजूद रहे। नए साल 2025 को लेकर टावर को नीले और बैंगनी रंग की लाइट से सजाया गया। भारत से पहले 41 देश नया साल सेलिब्रेट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।